मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 610 यूनिट 1 का आर्टिकल 4.5 लॉन्च वेव्स इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। कंसिडर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल पीरियोडिक पोटेंशियल। A one-dimensional metal crystal consisting of a number of stationary positive ions provide a periodic potential of period d। ये आपका वन डायमेंशनल पीरियोडिक पोटेंशियल है। देखो, ये आपके स्टेशनरी पॉजिटिव आयंस है और इन आयंस के आसपास आपके ये पोटेंशियल है। और पीरियोडिक पोटेंशियल क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कुछ पीरियड के बाद पोटेंशियल रिपीट हो रहा है। ये पोटेंशियल है, थोड़े से डी पीरियड के बाद ये वापस रिपीट हो रहा है, फिर डी पीरियड के बाद वापस रिपीट हो रहा है, इसलिए पीरियोडिक पोटेंशियल। V आफ्टर x प्लस एन डी इज इक्वल टू वी एक्स, मतलब पोटेंशियल रिपीट हो रहा है आफ्टर सम डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपका पोटेंशियल वी एक्स है, तो डी डिस्टेंस के बाद, मतलब यहाँ पे डी डिस्टेंस के बाद आपका जो वी एक्स प्लस डी है दैट विल बी इक्वल टू वी एक्स ओनली। उसके बाद ये और डी डिस्टेंस, मतलब डी प्लस डी, टू डी डिस्टेंस के बाद जो पोटेंशियल है वी एक्स प्लस टू डी, वो भी वी एक्स जितना ही है। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा वी एक्स प्लस एन डी इज इक्वल टू वी एक्स, वेर एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। कंसिडर अ क्रिस्टल लैटिस विथ n आयंस इन अ फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड लूप। आप एक क्रिस्टल लैटिस कंसिडर करो जिसमें कैपिटल N नंबर ऑफ आयंस है और वो ऐसे क्लोज्ड लूप के फॉर्म में है। साई एक्स पॉइंट पे, पॉइंट एक्स और पॉइंट एक्स प्लस डी पे स्क्रोडिंजर इक्वेशन कैसी होगी? पॉइंट एक्स पे स्क्रोडिंजर इक्वेशन ऐसी होगी और एक्स प्लस डी वाले पॉइंट पे स्क्रोडिंजर इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। Since psi x and psi x plus d satisfy the same equation, the two can differ only by a multiplicative constant, say lambda। अब psi x और psi x plus d दोनों एक ही टाइप के, एक ही इक्वेशन, मतलब कि स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। इसका मतलब psi x और psi x plus d में कितना डिफरेंस होना चाहिए? सिर्फ कोई मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट लैम्डा अल्फा का, which means psi x plus d is equal to alpha psi x। तो psi x plus 2d क्या होगा? अल्फा इंटू psi x plus d, क्योंकि x plus 2d के पहले x plus d आएगा। अब अल्फा x plus d क्या है? सॉरी, psi x plus d क्या है? अल्फा psi x। तो फिर psi x plus 2d विल बी अल्फा स्क्वायर psi x। उसी तरह से alpha x plus nd will be equal to alpha n psi x, alpha raised to n psi x। Since the lattice is in the form of ring, lattice ring के फॉर्म में, मतलब ऐसे रिंग के फॉर्म में, माने nth जो पार्टिकल है वो वापस इसके साथ कोइंसाइड करेगा, तो nth पार्टिकल का वेव फंक्शन और फर्स्ट पार्टिकल का वेव फंक्शन दोनों सेम होगा, विच मीन्स साई एक्स प्लस एन डी इज इक्वल टू साई एक्स। साई एक्स प्लस एन डी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है अल्फा रेज टू एन इज इक्वल टू 1। अब ई रेज टू 2 पाई आई एन इज इक्वल टू 1, ये आपको पता है, तो अब 1 की जगह ई रेज टू 2 पाई आई एन रख दो, where n is a number from 0 to n minus 1, 0, 1, 2, 3 up to n minus 1। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 2 पाई आई एन बाई कैपिटल एन। इट मीन्स दैट साई एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आई के एक्स इंटू यू एक्स and ux plus d is equal to ux, where
k is equal to 2 pi n by capital N, where n is equal to 0, 0, plus and minus 1, plus and minus 2, etc. तो ये जो दो इक्वेशंस अभी मैंने 30 और 31 डिफाइन की ना, इक्वेशन 30 with the condition in equation 31 is called Bloch theorem. इक्वेशन 30 को हम ब्लॉच थियरम कहेंगे विथ कंडीशन 31, तो इन दोनों को साथ में मिला के हम उसे ब्लॉच थियरम कहेंगे. जस्टिफिकेशन ऑफ इक्वेशन 30 कैन बी गिवन बाय रिप्लेसिंग x बाय एक्स डी. अब ये ब्लॉच थियरम का जस्टिफिकेशन कैसे देंगे इक्वेशन 13 का? साई x इज इक्वल टू ई रेस टू आई के एक्स. साई एक्स आपका ब्लॉच थियरम है, सॉरी यू एक्स आपका ब्लॉच थियरम है. दिस इज योर ब्लॉच थियरम. अब x की जगह पे x प्लस डी पुट कर दो, तो साई एक्स प्लस डी विल बी इक्वल टू ई रेस टू आई के एक्स प्लस डी इंटू यू एक्स प्लस डी. अब कुछ ऐसा आएगा. अब यू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू यू एक्स, ये कंडीशन है. और आई के एक्स प्लस डी मतलब आई के एक्सपोनेंशियल आई के डी इंटू एक्सपोनेंशियल आई के एक्स. अब एक्सपोनेंशियल आई के एक्स इंटू यू एक्स कितना है? साई एक्स. तो ये आपका इक्वेशन कैसा हुआ? एक्सपोनेंशियल आई और k कितना है? k की जगह पे ये 2 पाई n बाई कैपिटल N, तो e रेस टू 2 पाई n बाई कैपिटल N और i इज इक्वल टू इंटू ये इसकी जगह पे साई एक्स पुट किया. अब ये किसकी वैल्यू है? अल्फ़ा की वैल्यू. तो साई एक्स प्लस डी इज इक्वल टू अल्फ़ा साई एक्स. सेम ये वाली वैल्यू हमें मिली. जैसा कि मैंने कहा, इक्वेशन 31 इज योर ब्लॉच थियरम. That is, the solution of Schrodinger equation of a periodic potential will have a form of plane wave e raised to ikx modulated by a function having the periodicity of the lattice use ux. Functions of the type of equation 30 are referred to as Bloch functions. तो अब ये थियरम को अगर हम वर्ड्स में बोलें तो क्या कहेंगे? That solution of Schrodinger equation psi x will be a plane wave. प्लेन वेव का इक्वेशन कैसा होता है? ई रेस टू आई के एक्स वाला, मॉड्यूलेटेड बाय अ फंक्शन विथ पीरियोडिसिटी ऑफ द लैटिस दैट इज यू एक्स. और इस टाइप के फंक्शंस को हम ब्लॉच फंक्शंस कहते हैं. LQ5 होमवर्क में लीजिए, LQ6 भी होमवर्क में, LQ7 और SQ5. Now 4.6 chronic penny square wave periodic potential. अब हम पीरियोडिक पोटेंशियल लेंगे, लेकिन स्क्वायर वेव पीरियोडिक पोटेंशियल कुछ ऐसा दिखेगा. The width of each well will be A and that of each barrier will be B. हर वेल की width A होगी और each barrier will be बैरियर की width B होगी. C ये वेल है, ये वेल की width देखो 0 से A और ये बैरियर है, इसकी width 0 से -B मतलब B. The period of potential is equal D is equal to A plus B. ये पीरियड का पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक will be A plus B. Then V is equal to X and D is equal to Vx. अब D की जगह क्या है? A plus B. So Vx plus N into A plus B is equal to Vx. अब
क्रॉनिक पेनी स्क्वायर वेव पोटेंशियल को लिखेंगे कैसे? जब 0 और व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 एंड ए, तब आपका पोटेंशियल देखो 0 है, तो मैंने 0 लिखा, और एक्स की वैल्यू 0 और -b के बीच में है, तब पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? v0, सॉरी v, सिर्फ v, तो मैंने v लिखा। अब हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन सबसे पहला मैंने आपको लिखवाया था। तो उस स्क्रोडिंजर इक्वेशन में Vx की जगह पे 0 पुट करिए, तो 0 लेस देन एक्स लेस देन ए के लिए आपकी स्क्रोडिंजर इक्वेशन आ जाएगी कुछ ऐसी। फिर आपके टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो कि मैंने इस यूनिट के स्टार्टिंग में करवाया था, उसमें Vx की जगह पे v पुट करिए, तो -b और 0 के बीच का आपका स्क्रोडिंजर इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। With k1 square is equal to 2me by h cross square and k2 square is equal to 2me v minus e by h cross square. अब according to Bloch theorem, the solution of 32 and 33 must be of the type. Bloch theorem के according ये 32 और 33 इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? 32 का सॉल्यूशन होना चाहिए psi1 is equal to e raised to I k x u1x, और ये 33 का सॉल्यूशन होना चाहिए इस टाइप का psi2 is equal to e raised to I k x u2x। अब इक्वेशन 34 के psi1 को इक्वेशन 32 में सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको इक्वेशन 36 ये वाली इक्वेशन मिलेगी, करके देखो। और इक्वेशन 35 को अगर आप इक्वेशन 33 में सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको ये इक्वेशन 35 को इक्वेशन 33 में इधर सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको ये इक्वेशन 37 मिल जाएगी। फॉर इक्वेशन 36 लेट अस अज्यूम अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म u1x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल mx। अब अज्यूम करो कि u1 इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ द टाइप e रेज टू mx। अब u1 की जो वैल्यू है e रेज टू mx, उसको इस इक्वेशन 36 में सब्सटीट्यूट करो इसमें, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2i km प्लस k1 स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 0। नाउ इस फंक्शन ये जो वेरिएबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल m, उसका सॉल्यूशन क्या होगा? m इज इक्वल टू i k1 माइनस k एंड माइनस i k1 माइनस k। हेंस द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 36 इज, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है, विच मीन्स e रेज टू mx के दो पोर्शंस, e रेज टू mx ये वाला m विथ दिस वन और e रेज टू mx ये वाले m के साथ। तो देखो a e रेज टू mx इस वाले m के साथ प्लस b इंटू e रेज टू mx इस वाले n के साथ। सिमिलरली उसी तरह से आप u2 को भी इसकी तरह आप u2 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप u2 x इज इक्वल टू ई रेज टू एम एक्स अज्यूम करिए और e रेज टू एम एक्स को ये वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करिए। अगर सब्सटीट्यूट करिए उसके बाद आपका कुछ इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन को इस तरह का दूसरा कुछ इक्वेशन आएगा, उसे सॉल्व करने के बाद आपके पास m की दो वैल्यू आएंगी k2 माइनस जो भी आएगी वो, और उसको आप सब्सटीट्यूट करोगे u2 में तो आपकी कुछ ऐसी u2 की इक्वेशन आएगी। तो u1 और u2 मिल गया आपको। द वेव फंक्शंस एंड द डेरिवेटिव्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब आप इस बाउंड्री पे ध्यान दो,
साई वन की जगह मैं u1 लूँगी क्योंकि हमने ब्लॉच फंक्शंस डिफाइन कर दिए। तो u1 एट x इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू u2 एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि बाउंड्री है, बाउंड्री पे दोनों होंगे, 0 पे बाउंड्री है। उसी तरह से du1 बाय dx एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू du2 बाय dx एट x इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशंस है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे u1 और u2 की वैल्यू रख के, तो आपके कुछ ऐसे दो इक्वेशंस आएंगे। एज द potential is periodic, the wave function at x is equal to a must be equal to that at minus b। तो अब पोटेंशियल पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब क्या कि एक पीरियड के बाद, कुछ पीरियड के बाद वो रिपीट करेगा अपने आप को। तो देखो ये एक फंक्शन है, वो कुछ पीरियड के बाद, मतलब इतने पीरियड के बाद फिर से रिपीट कर रहा है। देखो फिर से रिपीट किया, तो पीरियोडिक है। तो आपको क्या दिख रहा है, पोटेंशियल मतलब x इज इक्वल टू बी माइनस बी, सॉरी x इज इक्वल टू माइनस बी और x इज इक्वल टू प्लस ए पे सिमिलर टाइप ऑफ आपको पोटेंशियल मिलेगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है, u1 एट x इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू u2 एट x इज इक्वल टू a। उल्टा लिखा मैंने, u1 एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू u2 एट x इज इक्वल टू माइनस बी, मैंने उल्टा लिख दिया। उसी तरह से du1 बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू du2 बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू b। अब आपके पास u1 u2 का फॉर्मूला तो है ऊपर, उसको आप अप्लाई कर दो इन दोनों में, तो आपको कुछ ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी। अब आपके पास चार इक्वेशंस हैं, 41a, 41b, 42a and 42b। For a non-trivial solution of equation 41a, 41b, 42a and 42b, the determinants of coefficient a, b, c and d should vanish। अब इन सारी इक्वेशन, जो चार इक्वेशन हैं, उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके सॉल्यूशन के लिए आप इन सब में ए बी सी डी का जो कोएफिशिएंट है, फॉर एग्जांपल इसमें ए 41a में ए का कोएफिशिएंट है 1, बी का कोएफिशिएंट है 1, सी का कोएफिशिएंट 1, डी का कोएफिशिएंट 1। उसी तरह से इस वाली इक्वेशन में ए का कोएफिशिएंट i इंटू के माइनस 1, बी का कोएफिशिएंट माइनस i के 1 प्लस के। उसी तरह से आप एक डिटर्मिनेंट बना दीजिए, और इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे ना, डिटर्मिनेंट इज शुड वैनिश, मतलब वो ज़ीरो हो जाना चाहिए। सो दिस गिव्स द रिलेशन। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका रिलेशन कैसा आएगा, इट गिव्स द रिलेशन k2 स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर बाई 2 k1 k2 साइन h k2b साइन k1a प्लस कॉस h k2b कॉस k1a, दैट इज इक्वल टू cos kd। Now k2 and k1 are functions of energy। k2 और k1 देखो हमने कैसे डिफाइन किया है, they are functions of energy। k1 भी एनर्जी पे डिपेंडेंट है, k2 भी एनर्जी पे डिपेंडेंट है, so they are functions of energy। Since k1 and k2 are functions of energy, LHS is a function of energy। अब ये पूरा LHS जो है इस इक्वेशन का 43 इक्वेशन का LHS है, उसमें सब में k1 k2 है, मतलब कि LHS ऑफ दिस इक्वेशन, LHS इस इक्वेशन का LHS वो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एनर्जी। अब RHS क्या है,
RHS इज इक्वल टू कॉस के डी। अब कॉस की वैल्यू -1 से लेके +1 तक ही हो सकती है, -1 to +1, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। सो RHS कैन हैव वैल्यूज ओनली बिटवीन -1 to +1. So equation 43 is satisfied only for those value of E for which the LHS remains between -1 and +1. तो अब इसकी वैल्यू -1 से लेके +1 तक ही हो सकती है, इसके बीच ही कुछ भी हो सकती है। तो इक्वेशन 43 सिर्फ उन्हीं वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए सेटिस्फाई होगी जिनके लिए ये पूरा का पूरा इक्वेशन -1 से +1 के बीच में रहे, वरना नहीं होगी satisfy. Equation 43, that is, in a crystal only certain energy bands are allowed for the electron and their regions of energy which are and other regions of energy are forbidden. तो मैंने क्या कहा, सिर्फ वो वाली एनर्जीज एक्सेप्टेबल होंगी जिनके लिए ये LHS -1 से +1 के बीच में रहे, उसके अलावा बाकी वो ही एक्सेप्टेबल और अलाउड होंगी, बाकी सारी एनर्जी की वैल्यूज फॉरबिडन होंगी, फॉरबिडन। इक्वेशन 43 कैन बी सॉल्व ग्राफिकली ऑल्सो, इस इक्वेशन को आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो। For that, the LHS of equation 3 is plotted at the function of E by V and limiting lines of cos k d is equal to +1 -1 are also drawn. अब देखो ये आपका ग्राफ ड्रॉ किया है और cos के डी इज इक्वल टू +1 और cos के डी इज इक्वल टू -1 वाली लाइंस भी ड्रॉ की है। तो अब देखो कि ये जो कर्व्स हैं उन कर्व्स में जो रीजन्स भी इधर -1 और +1 के बीच में है, फॉर एग्जांपल इधर से लेके ये वाले, फिर ये वाले, ये सारे कर्व्स जो हैं वो मतलब इसके बीच में जो जो कर्व्स लाई कर रहे हैं वो सारे अलाउड होंगे, और इसके ऊपर जो लाई कर रहे हैं उससे ऊपर या नीचे ये वाले फॉरबिडन रीजन्स होंगे, फॉरबिडन रीजन्स। LQ8 SQ6 होमवर्क मिलो। 4.7 लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय स्क्रोडिंजर्स मेथड। अब आपको पता है दैट हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल कैसा होता है, ½ kx², एंड यू नो दैट k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x²। द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन विल बी, अब आप याद करो इस यूनिट का मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो करवाया था टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन, उसमें आप v की जगह पे, उसमें आप vx की जगह पे ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो आपका स्क्रोडिंजर इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा। अब आप क्या करो कि ये इक्वेशन जो है वो कौन से वेरिएबल पे है, x पे, तो आप क्या करो अब कि इसको एक नया वेरिएबल डिफाइन करो। नया वेरिएबल क्या है, y इज इक्वल टू m ओमेगा बाई एच क्रॉस √m ओमेगा बाई एच क्रॉस इंटू एक्स, ये आपका न्यू वेरिएबल y है, और एक न्यू कांस्टेंट डिफाइन करो 2e बाई एच क्रॉस ओमेगा, ये आपका एक कांस्टेंट डिफाइन किया। तो अब आप y और लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में यूज़ करो तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0। नाउ asymptotic solution, sorry asymptotic, not asymptomatic, asymptotic solution। asymptotic solution मतलब जब y इज इक्वल टू y टेंस टू इन्फिनिटी है, मतलब कि फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ y आपका सॉल्यूशन कैसा होगा। सो व्हेन y इज वेरी लार्ज, दैट इज y टेंस टू इन्फिनिटी, तब लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर
is nearly equal to minus y square. Then equation 46 becomes, इक्वेशन 46 कैसा बनता है, लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे माइनस वाई स्क्वायर पुट करो, माइनस वाई स्क्वायर पुट किया इसकी जगह पे, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आया। इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं, ऐसे साई वाई, साई एक्स की जगह पे यहाँ पे साई वाई लिखो, साई वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल प्लस और माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, साई वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल वाई स्क्वायर बाय 2 एंड एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। एक प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 और माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। इसमें से ये जो प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 है ना, दिस सॉल्यूशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि जब आपका y टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो साई वाई ई रेस टू वाई स्क्वायर बाय 2 कैसा हो जाएगा, ई रेस टू इन्फिनिटी, मतलब कि इन्फिनिटी, विच मीन्स कि जब y टेंस टू इन्फिनिटी तब आपका साई y ऑल्सो टेंस टू इन्फिनिटी, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो कौन सा इक्वेशन एक्सेप्टेबल होगा, एक सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। सो साई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इंटू एच वाई। ये आपका पूरा इक्वेशन है, पूरा सॉल्यूशन है। नाउ सीरीज सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 49 इन इक्वेशन 47। अब आपको साई की वैल्यू जो इक्वेशन 49 में से मिली उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो आपको कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा। अब इसको हर्माइट्स इक्वेशन कहते हैं, हर्माइट्स इक्वेशन। और हर्माइट इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होता है, सीरीज सॉल्यूशन। हर्माइट्स इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन होता है एच वाई इज इक्वल टू summation from n is equal to 0 to infinity a n y n. Now substituting this solution एच वाई की ये वैल्यू आप इधर 50 में सब्स्टिट्यूट करो तो आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे n वेरिएबल है, उसकी जगह पे एक k वेरिएबल लिख के सेम यही फॉर्मूला यूज़ की है और उसके बाद मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। एक बार डिफ्रेंशिएट किया, दो बार डिफ्रेंशिएट किया, फिर इससे मुझे ये लैम्डा माइनस 1 इंटू एच वाई की वैल्यू मिली। फिर मैंने h को डिफ्रेंशिएट किया डी एच बाई डी वाई, तो और फिर उसके साथ मैंने -2y मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली वैल्यू मिल गई। यहाँ पे देखो उसी तरह से सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन किया तो मुझे ये मिला। सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मेरा ये जो y है वो क्या आ रहा है, y k -2, पर मुझे क्या चाहिए, y k का कोएफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे y k +2 है, उसका y k करने के लिए मैं क्या करूँ कि यहाँ पे k की जगह k +2 सब्स्टिट्यूट कर दूँ। तो यहाँ k की जगह k +2, k -1 की जगह पे k +2 -1 मतलब k +1 और a k की जगह a k +2 और y k -2 की जगह y k +2 -2 मतलब कि y k। तो आपके पास ये तीनों टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स आपके पास हैं। तो आप इन तीनों टर्म्स को अगर आप इक्वेशन 50 में सब्स्टिट्यूट करो तो आपका कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा।
Now the coefficient of yk when equated to 0 gives a recurrence relation. अब yk का कोएफिशिएंट देखो ये, अब इसको जब आप 0 से इक्वेट करते हो ना इस कोएफिशिएंट को, तब जो रिलेशन आता है इसे हम रेकरेंस रिलेशन कहेंगे। और 0 से इक्वेट करो और उसके बाद आप क्या करो, सिंप्लीफाई करो इसको, इस इक्वेशन को, ये जो कोएफिशिएंट है सिर्फ इतना पार्ट है, इसको आप 0 से इक्वेट करो तो आपको जो भी रिलेशन आएगा सिंप्लीफाई करके वो रेकरेंस रिलेशन होगा, जो कि कुछ ऐसा आएगा। This formula allows the calculation of all even coefficients in terms of A0 and all coefficients in terms of A1. Thus, we have two independent solutions for equation 51. That is, we have, अब अगर आप सिर्फ इवन कोएफिशिएंट्स की बात करो, मतलब कि A0, A1, A2, A3, A0, A2, A4 एक्सेट्रा, तो वो इवन कोएफिशिएंट से आपको HEY मिलेगा, A0 प्लस A2 Y² प्लस A4 Y4 एंड सो ऑन। उसी तरह से ऑड कोएफिशिएंट्स से आपको HOY मिलेगा, और इस तरह से आपके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे फॉर द इक्वेशन 51। इस इक्वेशन 51 के दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। A linear combination of these two solutions will be the most general solution. ये आपको जैसे मैंने बताया कि दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं और इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन आपको एक जनरल सॉल्यूशन दे देगा। अब आप क्या करो कि रेकरेंस रिलेशन को इसमें एक के इस तरफ ले जाओ, तो बचा क्या, सिर्फ इतना बचा 2k प्लस 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय k प्लस 1 बाय k प्लस 2। अब इसको आप k स्क्वायर से डिवाइड करो, 2k प्लस 1 माइनस लैम्डा, इसको ऊपर नीचे k स्क्वायर से डिवाइड करो, तो न्यूमरेटर ऐसा हो जाएगा और डिनोमिनेटर कैसा होगा, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k इंटू k, मतलब k स्क्वायर। तो इक्वेशन कैसी होगी, ये इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, 2/k प्लस 1/k स्क्वायर माइनस लैम्डा बाय k स्क्वायर। देखो 2/k प्लस 1/k स्क्वायर माइनस लैम्डा बाय k, और डिनोमिनेटर कैसा था, 1 प्लस k बाय k इंटू 2 प्लस k बाय k, मतलब कि 1, ये होगा 1 प्लस 1/k इंटू 1 प्लस 2/k। अब k की काफ़ी लार्ज वैल्यू पे ये 0 हो जाएगा 1/k। k की काफ़ी लार्ज वैल्यूज़ के लिए आप सोचो कि k की काफ़ी लार्ज वैल्यू है, उसके लिए 1/k 0 हो जाएगा, 2/k उसी तरह से 0, तो वन बाई के स्क्वायर भी 0, ये भी 0, तो बचा क्या, सिर्फ 2/k। Now consider Taylor series expansion of e raised to y square। e raised to y square का आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन करो तो कुछ ऐसा आएगा, समेशन फ्रॉम ऑफ 0 to 4 1 डिवाइडेड बाई k/2 फैक्टोरियल इंटू y रेज टू k। अब a k/2 क्या होगा, a k प्लस 2 कितना होगा, और a k कितना होगा। नाउ a k प्लस 2 विल बी 1 डिवाइडेड बाय k/2 प्लस 1 का फैक्टोरियल, और a k कितना होगा, a k विल बी 1 डिवाइडेड बाय, ये a k डिवीजन में है तो मैं 1 डिवाइडेड बाय
k/2 का फैक्टोरियल, तो k/2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k/2 प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब k/2 प्लस 1 के फैक्टोरियल को मैं ये कुछ ऐसा आएगा, तो k/2 प्लस 1 के फैक्टोरियल को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, k/2 प्लस 1 इंटू k/2 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल, तो बचा क्या, 1 डिवाइडेड बाई k/2 प्लस 1। जब k की वैल्यू काफ़ी लार्ज है तो आप डिनोमिनेटर में से 1 को निगलेक्ट कर सकते हो। डिनोमिनेटर कैसा है, अब k की वैल्यू काफ़ी लार्ज है अगर, तो k/2 की वैल्यू भी काफ़ी लार्ज होगी 1 के कंपैरिजन में, तो 1 को हमने किया निगलेक्ट। तो अपना इक्वेशन कैसे हुआ, 1 डिवाइडेड बाय k/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/k, so ak/2 is nearly equal to 2/k. So for a large values of k, our wave function psi is equal to e raised to minus y square by 2 hy tends to behave like y e raised to y square by 2 if the series is even, and y into e raised to y square by 2 if the series is odd. अगर सीरीज इवन है तो हमारा जो वेव फंक्शन है ये वेव फंक्शन, अगर सीरीज इवन है तो हमारा वेव फंक्शन ई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बाय 2 की तरह बिहेव करेगा। अगर हमारी ऑड सीरीज है तो वेव फंक्शन, ये वाला वेव फंक्शन जो है वो वाई ई रेस टू वाई स्क्वायर बाय 2 की तरह बिहेव करेगा फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ के। बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि इवन के लिए कुछ और ऑड के लिए कुछ और, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और ये कब हो रहा है, ओनली फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ के, ओनली फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ के ये हो रहा है। तो आप कुछ ऐसा करिए कि सीरीज़ को कोई फाइनाइट वैल्यू ऑफ के पे, कोई फाइनाइट वैल्यू ऑफ टर्म्स के बाद टर्मिनेट कर दीजिए, सीरीज़ ख़त्म ही कर दीजिए। सीरीज़ ऐसे चली, ये देखो ये सीरीज़ इनफाइनाइट चली जा रही है, प्लस एंड सो ऑन, HOY में भी प्लस एंड सो ऑन चली ही जा रही है। तो इसकी जगह पे आप कोई एक फिक्स नंबर फिक्स कीजिए कि इसके बाद अपनी सीरीज़ टर्मिनेट हो जानी चाहिए, ताकि के की काफ़ी लार्ज वैल्यूज़ हो ही ना पाए। दिस अनरियलिस्टिक सॉल्यूशन जो मैंने अभी आपको बताया कि ये अनरियलिस्टिक सॉल्यूशन है कि इवन सीरीज़ अगर इवन हो तो कुछ और फॉर्म और ऑड हो तो कुछ और फॉर्म, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये सॉल्यूशन अनरियलिस्टिक हुआ। दैट कैन बी अवॉइडेड इफ द सीरीज 51 टर्मिनेट्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। उसके लिए हम ये जो सीरीज़ है, देखो 0 से इन्फिनिटी तक सीरीज जा रही है, इससे अच्छा हम क्या करें, कोई स्मॉल वैल्यू ऑफ के पे, किसी फाइनाइट वैल्यू ऑफ के पे सीरीज को ही ख़त्म कर दें, ताकि आपकी ये नौबत आए ही ना। अभी जो मैंने वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ के पे जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो प्रॉब्लम आए ही ना। The series can be terminated by selecting lambda in such a way that 2k plus 1 minus lambda vanishes for k is equal to n. तो सीरीज को हम टर्मिनेट कैसे करेंगे, हम टर्मिनेट ऐसे करेंगे कि ये जो 2k plus 1 माइनस लैम्डा है ना, उसको 0 कर देंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू n, विच मीन्स 2n प्लस 1 माइनस, अब ये लैम्डा कितना है, लैम्डा हमने देखा 2e बाय h कट ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो ये ही चीज़ मैंने लिखी है, 2n प्लस 1 माइनस 2e बाय एच कट ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो अब ई की इस ई को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ, तो ई एन इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो अब एन की जगह पे अगर 0 पुट करो तो ई एन कैसा आएगा, हाफ एच कट ओमेगा। दिस इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी। नाउ द एनर्जी आइगन फंक्शंस, when lambda is equal to
2n+1 इक्वेशन 50 बिकम्स। तो अब इक्वेशन 50 पे ध्यान दो। इसमें आप लैम्डा की जगह 2n+1 लगाओ तो इक्वेशन 50 कैसा होता है? कुछ ऐसा। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा? हर्माइट्स इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा हर्माइट्स पॉलिनोमियल HNY। अब हर्माइट्स पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन को मैं इस तरह से लिखूंगी, साई एन वाई इज इक्वल टू NnHNY एक्सपोनेंशियल -y²। तो ये तो हमने साई n इज इक्वल टू HY, साई y इज इक्वल टू HY इंटू एक्सपोनेंशियल -y²/2 तो ऊपर देखा ही है। ठीक है, अब इसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर NN सिर्फ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। नाउ H0y, H1y, H2y और H3y की वैल्यू आपको बुक में दी गई है और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी आपको दी है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए क्या करना है आपको? इसका NN² इंटू ये H⁻m⁻⁻², मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी? H⁻m⁻²y होगी इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे H⁻m⁻² और इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞ HN²y एक्सपोनेंशियल -y²। ये कैसे किया मैंने? एक्सपोनेंशियल -y²/2 है और फिर से मैंने एक्सपोनेंशियल -y²/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल -y²। देखो यही है मेरी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो सम और RHS में 1। अब इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड इंटीग्रल आएगा √π2n इंटू n⁴। अब NN को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ। NN विल बी इक्वल टू m⁻h⁻π² 1/2n into n⁴. So your normalized eigen functions will be psi ny is equal to NN। ये इक्वेशन डाल दो NN की जगह पे तो आपका कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा साई एन वाई का। ये आपका साई एन वाई का इक्वेशन है ना। ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन, ग्राउंड स्टेट के लिए क्या करो? n इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर दो इस इक्वेशन में। n इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करने के लिए इसके बाद आपका ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन साई 0 आएगा। अब आपको आपको पता है क्लासिकल मैकेनिक्स में एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ½ kx²। तो अब आप v को अगर सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ तो v इज इक्वल टू √2e - kx² डिवाइडेड बाई m। और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी से इनवर्स होगी, मतलब कि pc, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी pc इज प्रोपोर्शनल टू √m/2e - kx²। नाउ जब
दिस प्रोबेबिलिटी विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन। तो अगर x इज इक्वल टू 0 है तो ये प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। और एक्सट्रीम पोजीशन x की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। पर क्वांटम के केस में देखो, इन क्वांटम केस फॉर n इज इक्वल टू 0, ये देखो, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। क्वांटम स्टेट में n इज इक्वल टू 0 के लिए, मतलब ये वाले स्टेट के लिए, जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो ये देखो प्रोबेबिलिटी मैक्स साई x की वैल्यू या फिर प्रोबेबिलिटी के लिए वो मैक्सिमम है। और एक्सट्रीम पोजीशंस पे, मतलब यहाँ पे देखो साई x की वैल्यू एक्सट्रीम पे प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीम पे मिनिमम है। क्लासिकल से एकदम अपोजिट कि x इज इक्वल टू 0 पे क्वांटम केस में मैक्सिमम है और क्लासिकल केस में मिनिमम है। एक्सट्रीम केस पे, एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ x पे क्वांटम केस में कम हो रही है एंड उसमें क्लासिकल में मैक्सिमम है। LQ9, SQ7 और SQ8 आप होमवर्क में लीजिए। अब हम 610 पेपर का यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है पार्टिकल मूविंग इन अ स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। अब स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल क्या है? In a spherically symmetric problem, the potential depends on the distance of particle from a fixed point. स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है? पोटेंशियल जो है वो सिर्फ पार्टिकल के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो, उस फिक्स्ड पॉइंट से आपके पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है उस पर ही डिपेंड करता है। उसे हम स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल प्रॉब्लम कहेंगे। अब टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो, वेयर डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल बाय डेल आर बाय डेल, इस तरह से ये डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर अगर 1 डायमेंशन की बात हो तो। पर अगर आप 3 डायमेंशन की बात करो, आपको पता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? r, थीटा, फाई। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में x, y, z कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होता है x, y, z, उसी तरह स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है r, थीटा, फाई। और जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आपका डेल स्क्वायर होता है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, ये आपका होता है 3D में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। उसी तरह से 3D में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में डेल स्क्वायर की वैल्यू कुछ ऐसी होती है। तो अब डेल स्क्वायर की वैल्यू ये है, इसको आप इस इक्वेशन में पुट करो तो आपका स्क्रोडिंजर इक्वेशन कैसा बन जाएगा? ये स्क्रोडिंजर इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, इक्वेशन 2 जैसा ना। अब ये इक्वेशन है ना 3 अलग अलग उस पर डिपेंड करती है, r, थीटा एंड फाई। तो हम सेपरेशन ऑफ इक्वेशन करेंगे। अपना जो वेव फंक्शन है वो r, थीटा, फाई, साई तीनों पे डिपेंड करता है। तो हम 3 अलग अलग वेव इक्वेशंस बनाएंगे और तीनों किसी सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। सो साई r, थीटा, फाई इज इक्वल टू r इन विच इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल r, कैपिटल थीटा विच इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड कैपिटल फाई विच इज द फंक्शन ऑफ फाई। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। अब साई की जगह आप ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 3 में, सॉरी इक्वेशन 2 में, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी। अब ये इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय
कैपिटल आर, कैपिटल थीटा, कैपिटल फाई। इस पूरे इक्वेशन को आप आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कैपिटल आर, कैपिटल थीटा, कैपिटल फाई से मल्टीप्लाई करो तो आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या करो पता है, ये वैल्यू जो आती है ना, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय आर कैपिटल थीटा कैपिटल फाई, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ये वैल्यू आती है ना, उससे आप इस तरफ ले जाओ तो आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। अब आप देखो कि ये साइड जो है इक्वेशन का जो LHS है, 1 बाय माइनस 1 बाय कैपिटल फाई डेल स्क्वायर फाई बाय डेल फाई स्क्वायर, ये LHS जो है वो किसी एक वेरिएबल पे ही डिपेंड करती है, फाई पे। तो ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल हम रख सकते हैं। सो वी इक्वेट दिस बाय m स्क्वायर, सम कांस्टेंट m स्क्वायर। सो इस पार्ट को आप किसी कांस्टेंट m स्क्वायर के साथ इक्वेट करिए। i को इस तरफ ले जाओगे तो आपका इक्वेशन कैसा बनेगा, डी स्क्वायर फाई बाई डी फाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर आई फाई, यहाँ पे थीटा नहीं फाई आएगा। अब अगर ये अगर m स्क्वायर हो सकता है तो ये पूरी इक्वेशन भी m स्क्वायर हो जाएगी। ये पूरा अभी जो मैंने साइन सर्कल किया ये भी m स्क्वायर होगा। तो मैंने ये पूरे सर्कल को इसको m स्क्वायर की तरह लिखा है, देखो। नाउ डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय साइन स्क्वायर थीटा एंड रीअरेंजिंग। अब इस पूरे इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन रीअरेंज कर दो। कैसे रीअरेंज करो, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने के बाद ये वाली जो सेकेंड टर्म है ना, उसे इस तरफ ले आओ तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। अब देखो आप दैट इस इक्वेशन के LHS में सिर्फ r डिपेंडेंट टर्म्स है और इस साइड पे सिर्फ थीटा डिपेंडेंट टर्म्स है। तो दोनों को हम किसी एक कांस्टेंट लैम्डा के साथ इक्वेट कर सकते हैं, विच मीन्स दिस पोर्शन इज इक्वल टू लैम्डा लिख दो तो आपका कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। और उसके बाद लैम्डा को इस तरफ ले आओ इक्वेशन में तो आपका इक्वेशन फाई बन जाएगा। अब इसको हमने लैम्डा से इक्वेट किया तो ये भी लैम्डा के इक्वल टू ही होगा। तो दिस LHS इक्वल टू लैम्डा वो लिख दो यहाँ पे। फिर लैम्डा को इस तरफ ले आओ, उसके बाद क्या करो, पूरे इक्वेशन को आप लैम्डा को इस तरफ ले आने के बाद पूरे इक्वेशन को आप r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप इक्वेशन 4, 5, 6 पे ध्यान दीजिए। इक्वेशन 5 में सिर्फ i फाई है, इक्वेशन 4 में सिर्फ i फाई है, इक्वेशन 5 में सिर्फ थीटा वाला पार्ट है और इक्वेशन 6 में सिर्फ r वाला पार्ट है। Thus, the 3D wave function in equation 2 is separated into 3 one-dimensional equations. तो अभी जो इक्वेशन 2 अपना था जिसमें 3D में था, मतलब कि r, थीटा और फाई तीनों वेरिएबल थे, वो सेपरेट हो गए किसमें, 3 one-dimensional इक्वेशन में। 1, 2 और 3 इक्वेशंस है, तीनों one-dimensional है, एक फाई में, एक थीटा में और एक r में। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को फाई वाला, थीटा वाला एंड r वाले इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्यूशन ऑफ द फाई पार्ट ऑफ इक्वेशन। अब इफ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन किस तरह का हो सकता है। सॉल्यूशन ऑफ
इक्वेशन 4 इज गिवन बाय, सॉल्यूशन 4 का इक्वेशन किस तरह का हो सकता है, ए इंटू एक्सपोनेंशियल प्लस और माइनस आई एम फाइव। अब आई सिंगल वैल्यू, ये कैपिटल फाइव सिंगल वैल्यूड कब होगा, कैपिटल फाइव सिंगल वैल्यूड तब होगा जब कैपिटल आई फाइव इज इक्वल टू कैपिटल फाइव इंटू फाइव प्लस टू पाई। तो ये आई कैपिटल फाइव कितना होगा, ए इंटू एक्सपोनेंशियल प्लस और माइनस आई एम फाइव, और ये कितना होगा, ए इंटू ई एक्सपोनेंशियल प्लस और माइनस आई एम फाइव प्लस टू पाई। इसको सॉल्व करो तो 1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस आई एम टू पाई आएगा। अब ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ m की इन वैल्यूज़ के लिए पॉसिबल है, इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए, m इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 ऐसी इंटीजर वैल्यूज़ के लिए ही ये इक्वेशन पॉसिबल है। अब जो m है ना, m को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं ना। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कब होती है, ये आपने फोर्थ सेमेस्टर में स्टडी किया होगा। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, और हमें कैपिटल फाइव का नॉर्मलाइजेशन करना है, तो कैपिटल फाइव स्टार इंटू कैपिटल फाइव डी फाइव, ठीक है। अब कैपिटल फाइव स्टार इंटू कैपिटल फाइव कितना होगा, ए इंटू ई रेस टू आई एम फाइव, और ये ए इंटू ई रेस टू आई एम फाइव हुआ, और फाइव स्टार कैसे लिखूंगी मैंने कहा था स्टार के लिए आप क्या करोगे कि जहाँ पे आई हो उसकी जगह पे माइनस आई सब्सटीट्यूट कर दो, तो ए इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई एम फाइव डी फाइव, तो ई रेस टू आई एम फाइव इंटू ई रेस टू माइनस आई एम फाइव 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन डी फाइव, तो ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन डी फाइव। अब 0 टू 2 पाई इंटीग्रेशन डी फाइव को आप 2 पाई की तरह लिख सकते हो, तो आपका ए स्क्वायर इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू आएगी 1/2 पाई। तो नॉर्मलाइज सॉल्यूशन आई फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आप देखो कैपिटल फाइव इज इक्वल टू ए की जगह पे 1/रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल प्लस और माइनस आई एम फाइव, तो ये आपका कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा। कैपिटल फाइव इज इक्वल टू 1/रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल आई एम फाइव, वेर एम इज 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 एंड सो ऑन। अब मैंने m की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए सॉल्यूशंस लिखे, 5 m1 की वैल्यू के लिए 5 1, m2 की वैल्यू के लिए 5 2, ऐसी एक टेबल लिखी है। m इज इक्वल टू 0 के लिए 5 0 इज इक्वल टू 1/रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल आई 0, मतलब एक्सपोनेंशियल 0 दैट इज़ 1, तो 5 0 कुछ ऐसा होगा। फिर m इज इक्वल टू 1 के लिए, m इज इक्वल टू 1 के लिए m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, प्लस और माइनस 1 के लिए क्या होगा, प्लस 1 के लिए यहाँ पे ई रेस टू आई 1/5 दैट इज ई रेस टू आई 5 1/रूट 2 पाई ई रेस टू आई 5, और m इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए यहाँ पे 1/रूट 2 पाई ई रेस टू माइनस आई 5। इसी तरह से आप m इज इक्वल टू 2 के लिए कर सकते हैं, m इज इक्वल टू प्लस 2 एंड माइनस 2 के लिए। नेक्स्ट हम इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ थीटा एंड आर इक्वेशन करेंगे।